है हमारे इस कॉन्क्लेव जननायक कॉन्क्लेव 2025 में। सबसे पहले तो हम आपके सफर की बात करना चाहेंगे। अभी तक का जो सफर है और काफी कुछ आपके इंट्रोडक्शन से यहाँ जानने को मिला कि पर्यावरण को लेकर आप काफी एक्टिव हैं और लोगों के लिए एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी है, क्योंकि पर्यावरण और जलवायु का जो आज स्थिति है उसको सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपके सफर की बात करना चाहूंगा, कैसे इस सफर की शुरुआत हुई और आगे इस सफर को हम कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सभी को बताएं। जी, सर्वप्रथम तो मैं इस प्रांगण में उपस्थित सभी समाज सेवियों को नमस्कार करता हूं और फोकस भारत का अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। मेरे जीवन में सबसे पहला जो चरण आया मेरी पढ़ाई के बाद में, मुझे एक पुस्तक मिली। मैं किसी एग्जाम को देने जा रहा था, तो मुझे एक पुस्तक मिलती है जिसका नाम था भगत सिंह एक सोच। मैंने रास्ते में उस पुस्तक को पढ़ा और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मैंने महसूस किया कि भगत सिंह जी के सपनों का भारत कैसा था। तो मैं इस क्षेत्र में राजनीति के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ सेवा के लिए आया हूं और मैं कभी कोई इलेक्शन भी फाइट नहीं करता हूं, ना मैं करूंगा। और अभी वर्तमान में 1 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया, जलवायु परिवर्तन की जो समस्या थी उसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब भारत से बाहर जाते थे तब भी उस पर चिंता जताते थे, खेद प्रकट करते थे। अन्य देशों ने भी इस पे खेद प्रकट किया है। इससे किस तरह से हम बाहर आ सकते हैं, तो सबसे पहले एक चीज सामने आई कि आज वर्तमान में भारत को, अकेले भारत को जलवायु परिवर्तन की समस्या से निजात पाने के लिए 500 करोड़ पेड़ लगाने की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया और इस अभियान का नाम मां के नाम इसलिए रखा कि इससे हमारी खुद की कितनी सारी भावनाएं जुड़ी हुई। एक मां जैसे बच्चे को बचपन से लेकर बड़े होने तक संरक्षित रखती है, तो अब बारी हमारी थी कि हम हमारी धरती मां को पेड़ लगाकर संरक्षित रखें। इस भावना के साथ ये अभियान चालू हुआ और हमने पेड़ लगाए ही नहीं, उनको संरक्षित रखने के लिए भी हम एक अलग से टीम का निर्माण हर जगह करते जा रहे हैं। मैं उस पथ पे चल रहा हूं और 500 करोड़ तक का लक्ष्य बहुत जल्दी पार करना चाहते हैं। क्या बात, बहुत खूबसूरत बात है। और ये आपने जो बात कही कि पेड़ लगाना, मतलब हम आम जन में भी जब इस बात का डिस्कशन होता है, चर्चा का विषय बनता है ये बात कि पेड़ लगाना आसान है, लेकिन उस पेड़ को बड़ा करना, संरक्षित करना, ये बहुत मेहनत का काम है जो कि जनरली लोग नहीं करते हैं। और जैसा आपने फिगर बताया कि 500 करोड़ पेड़ लगाने हमको जलवायु की जो समस्या है उससे निजात पाने के लिए। हकीकत ये है कि आज हमको एडवांसमेंट के हिसाब से लोगों के लिए रहने की जगह व्यवस्था करने के लिए हमको बहुत से पेड़ और जंगल काटने भी पड़ रहे हैं। उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं और उसके अगेंस्ट क्या काम हो रहा है, उसके फेवर में क्या काम हो रहा है? मैं चाहूंगा कि आपके जरिए लोगों को पता चले कि अगर पेड़ कट रहे हैं कंक्रीट का जंगल या कंक्रीट खड़ी करने के लिए, तो उसके क्या हमारे लिए वो चिंता का विषय है? अगर है तो क्या करना चाहिए और नहीं है तो क्या हो रहा है, वो प्लीज आप सभी को बताइए। देखिए, सर्वप्रथम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, अभी तेलंगाना का जो प्रकरण आपने सुना होगा, जी जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एक पेड़ को काटना मतलब एक हत्या कर देने के समान। बिल्कुल सही बात। एक इंसान की हत्या कर देने के समान। तो पेड़ काटना तो कहीं कोई सोल्यूशन है ही नहीं। फिर भी अभी जैसे आप बेंगलोर में कहीं जाएंगे, वहां कोई बिल्डिंग बन रही है तो वो उस बिल्डिंग का आकार ही कुछ ऐसा कर देंगे कि पेड़ नहीं काटेंगे, लेकिन है ना। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ उसका समाधान निकाले। फिर भी बहुत जरूरी हो गया है। तो हमारे संविधान में प्रावधान भी है कि अगर वो पेड़ सूख गया है, कोई बीमारी लग गई है, तो उस पेड़ को हटाने से पहले आपको ये संकल्प लेना पड़ेगा कि इसके बदले में आप कितने पेड़ लगाएं। जी
जी। तो वो आपको पेड़ लगाने और उनकी संरक्षण भी करना होगा। संरक्षण भी करना। क्या पेड़ काटना एक कानूनी जुर्म भी है? जी बिल्कुल है। उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए विस्तार से। देखिए, पेड़ काटने के लिए हमारे संविधान में 3 महीने की सजा है, 10,000 रुपए का जुर्माना है और इसके कई अलग अलग प्रावधान हैं। अगर आपने पेड़ काटा है, जैसे कि मैंने बताया, अगर उसकी बीमारी लग गई है या वो सूख गया है, तो उस के अंदर एक छूट दी जाती है कि भाई इतने पेड़ आप लगा दीजिए, तो आप काट सकते हैं। अन्यथा हरे पेड़ को तो काटना एक इंसान को मारने के बराबर। क्योंकि कुछ समय पहले मैं अहमदाबाद प्रवास में था, तो वहां पर गांधीनगर इलाके में एक सोसाइटी में इसी बात को लेकर एक छोटा सा हंगामा हो गया था कि किसी फ्लैट ओनर ने बाहर लगे एक पेड़ को काट दिया था और बाजू वाले ने कंप्लेन कर दी थी। वन विभाग की टीम इमीडिएटली आई, पर्यावरण विभाग की जो भी है, और उन्होंने उस आदमी पर इमीडिएटली एक्शन लिया। तब मुझे पहली बार पता चला कि हाँ, इस चीज की कंप्लेन भी हो सकती है कि आप पेड़ काटते हो तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई बिल्कुल हो सकती है। तो ये बहुत जरूरी बात है हम सभी के समझने के लिए। आगे मैं आपसे चलना चाहूंगा, आपसे बात करना चाहूंगा कि अभी तक आपने जितने भी काम किए हैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर, आप कितने प्रतिशत उसमें संतुष्ट हैं और कितने प्रतिशत अभी और बाकी आपको लगता है कि इतना काम हो जाएगा तो मैं 100% संतुष्ट हो जाऊंगा? देखिए, मैं अभी संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ अपने ही कार्य से, क्योंकि मैं अभी तक मेरी मंजिल पे पहुंचा नहीं और मैं उसके लिए निरंतर प्रयासरत हूँ। मैं सुबह जब उठता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि आज मुझे कहाँ कहाँ पर किन किन राज्यों में उनकी टीम से, हमारी जो टीम है उनसे बात करनी है, किन किन जिलों में बात करनी है और ये रिपोर्ट लेनी है कि कितने पेड़ बचा लिए गए हैं। अच्छा। क्योंकि जो पेड़ लगाए गए उनको बचाना सबसे पहले हमारा पहला कार्य, प्रथम कार्य वही है। कितने पेड़ बचा लिए गए हैं और नए कितने लगने वाले, ये रोज हम एक टास्क देते हैं, तो ये हम लोग रोज सुबह से करना चालू कर देते हैं। तो मैं तब तक अपने सांस में सांस नहीं लूंगा जब तक वो 500 करोड़ का लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। 500 करोड़ में से अभी तक हम कहाँ पहुंच चुके हैं? जी, अभी 140 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं। अच्छा। लेकिन वो सभी जीवित नहीं है, सभी जीवित, उनकी देखभाल के लिए भी जाना पड़ रहा है, क्योंकि पेपर में एक जो लिख देना कि हाँ इतने करोड़ पेड़ लगे हैं, लेकिन फिर वहाँ जाकर मैदान में देखना कि कितनी सच्चाई है, वो अभी हमारी टीम कर रही है। ओके, तो वो संरक्षित करने का जो काम है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी से आप लोग कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि मूलतः पर्यावरण संरक्षण को लेकर और जलवायु को लेकर आप काम कर रहे हैं, क्या हमारे शिक्षा के मॉड्यूल में भी इन चीजों को डालना चाहिए? किस रूप में डालना चाहिए ताकि बचपन से ही बच्चों को भी ये शिक्षा मिले कि पेड़ क्यों हमारे लिए जरूरी है, पेड़ को काटना नहीं चाहिए, पेड़ को संभालना चाहिए? किस तरह से इस चीज को किया जा सकता है? आपके इस बारे में क्या विचार है? जी बिल्कुल, इस पे हमने पिछले जनवरी से ही कार्य चालू कर दिया है और हमारा जो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद है, इसने एक कोर्स भी डिजाइन कर दिया है इसके लिए, जो हम सभी स्कूलों में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले हैं। उनके लिए टीचर्स की भी हमारे यहाँ नियुक्ति की जा रही है। तो एनवायरनमेंट अवेयरनेस को लेकर एक ये कोर्स है जो सभी जिलों में, सभी राज्यों में, पूरे देश में बहुत जल्दी लागू कर दिया जाएगा। जी, पर्यावरण संरक्षण में पेड़ लगाना, पेड़ को बचाना, ये एक चीज है, और क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत आती है पर्यावरण संरक्षण में? मैं चाहूंगा कि उन चीजों पर भी आप प्रकाश डालें। जी बिल्कुल, सर्वप्रथम अपने आप से शुरू कर सकते हैं हम। हमारे घरों में आज जो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा है वो प्लास्टिक है। बिल्कुल। आज प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा कि स्वच्छ भारत अभियान जी, और कोई सोच नहीं सकता था कि एक गाड़ी घर पर आएगी और कचरा उठाकर लेके जाएगी, इतनी सुविधा जी। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि अभी घरों के बाहर या कॉलोनी के बाहर कचरा मिलता ही है। तो अभी तक जागरूकता पूरी तरह से लोगों में आई नहीं। तो एक तो इस जागरूकता को लाना है जी। उनको ये बताना है कि ये जो प्लास्टिक आप फेंक रहे हो ये हजारों साल तक जिंदा रहता है जी, और ये नुकसान हमें ही करता है, राइट, हमारी प्रकृति को करता है, हमारी धरती को करता है। अगर कोई खेती की जमीन है, अगर वहां प्लास्टिक फेंक दी तो वो उपजाऊ ही नहीं रही। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हमें हमारे दिनचर्या जो रोज है
उसके अंदर सुधार करने होंगे कहीं। प्लास्टिक के स्थान पे हमको जूट बैग्स वगैरह, ये कपड़े की थैलियाँ, ये सब यूज में लेना होगा। मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मेरे एक मित्र हैं जो हिमाचल से बिलोंग करते हैं, वैसे हरियाणा से बिलोंग करते हैं लेकिन रहते हैं हिमाचल में है। प्रदीप सांगवान करके उनका नाम है, और वो पहाड़ों में जो कचरा फंसा हुआ है, जो टूरिस्ट जाकर फेंकते थे, जैसा आपने अभी मेंशन किया कि हम प्लास्टिक अगर फेंक देते हैं तो 100 साल जिंदा रहता है। अब आप पहाड़ों में कहीं घूमने गए और वहां पर आपने कोई प्लास्टिक यूज किया और वहीं फेंक कर आ गए, तो उसको उठाने तो कोई दोबारा जाएगा नहीं, क्योंकि वहां तो ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं कि पहाड़ों में भी सफाई होती है। तो हम जैसे लोगों को ही वहां पर जाना होता है और फिर उस कचरे को निकालना होता है। तो उनको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने मन की बात में एक बार मेंशन किया, वो अच्छा काम कर रहे हैं। इसी में एक चीज और जो आपने मेंशन की कि लोग घर, मतलब आप कॉलोनियों के बाहर सड़क पे कचरा आपको देखने को मिलता है। मैं समझता हूँ कि जनता की भी जिम्मेदारी है, जनता कचरा बाहर फेंकती है, लेकिन साथ ही साथ बहुत बार हमारी नजर में ये भी आया है कि जो हमारा प्रशासन है, निगम प्रशासन है, शायद उनके पास में जितने रिसोर्सेज होने चाहिए उतने नहीं है, इसीलिए शायद वो हर जगह से डिपो नहीं हटा पा रहे हैं, कचरा डिपो नहीं हटा पा रहे हैं संसाधनों की कमी की वजह से। और वो कई बार डिपो पे कचरा जो पड़ा है वो 24 घंटे से ज्यादा भी पड़ा रहता है। क्या लगता है आपको कि ऐसी कोई कमी है अभी हमारे पास संसाधनों की? देखिए, अभी बहुत सारे बदलाव होने चालू हुए हैं। जो कचरा डिपो में रहता है, और कहीं आपने देखा होगा बहुत जगह खुले में बहुत बार पड़ा डंपयार्ड भी बने हुए हैं। वहाँ पे कुछ ऐसी कंपनियों से टाई अप किए जा रहे हैं जो वो कचरे को लेके ग्रीन कोल भी बना रही है जी, और अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं उनसे। तो ऐसी कंपनियों से कांटेक्ट किया जा रहा है और बहुत सारे शहरों में लागू भी हो गया। अभी आप जैसे इंदौर जाएंगे जी, तो वहाँ ये चल रहा है। तो वहाँ कचरे से बहुत सारे आइटम्स बनते हैं। तो ये जो हमारी टेक मेक डिस्पोज और उसके बाद रिसाइकिल की जो पॉलिसी है वो वर्तमान में भी चालू हो गई है। आप जयपुर से ही बेसिकली बिलोंग करते हैं? जी हाँ। तो मैं एक पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि हमको इंदौर जैसा बनने में कितने साल और लगेंगे अगर सफाई मैं के मामले में विशेष रूप से? अगर मैं जयपुर की बात करूं हाँ तो देखिए, जयपुर में भी अभी जागरूकता तो आने लग गई है, जी, क्योंकि जब से स्वच्छता अभियान चालू हुआ था बहुत कुछ सुधार भी हुआ है। हाँ, और अभी हमने भी टीम बनाई है, जैसे हमारे इस बॉडी की टीम बनाई है, तो धीरे धीरे जाके अपने निगम में भी हम बातचीत करते हैं। अलग अलग वार्ड के पार्षद वगैरह से भी हम लोग मीटिंग कर रहे हैं धीरे धीरे। तो इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कंपनी जो मैंने बताया आपको अभी, इसी क्रम में मैं एक बात बताता हूँ आपको। हरियाणा में और इधर पंजाब साइड में आप पहले एक समस्या सुनते थे कि पराली जल रही है, उसकी वजह से प्रदूषण हो रहा है और पूरा आकाश काला हो गया है। तो वहाँ एक किसान ने पहल की और पराली से खाद बनाना चालू किया। ओके, कोल भी बनाया, खाद भी बनाई। तो अभी एक आपने कार्बन क्रेडिट के बारे में सुना होगा जी, तो कार्बन क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत उसको सरकार से पैसा भी मिला है अच्छा, किसान को, पराली का पैसा? जी जी, ओके, क्योंकि उन्होंने कार्बन उत्सर्जन नहीं किया और उससे कोई प्रोडक्ट बना दिया जिसका भी यूज आ रहा है, हाँ, तो उनको अवार्ड भी मिला है और कार्बन क्रेडिट के अंतर्गत पैसा भी मिला है। तो ऐसी स्कीम्स को लेके अवेयरनेस कराना हमारे परिषद का कार्य है और वो निरंतर, क्योंकि अभी 1 साल ही हुआ है तो पूरे देश में पहुंचने में टाइम लगेगा। लेकिन जयपुर का मैं आपको अगले 2 साल के लिए कमिटमेंट कर देता हूँ। 2 साल बाद हम जयपुर को स्वच्छ कर देंगे। सर, हमारी भी यही विशेष कामना है कि भाई लोगों में जो जागरूकता है वो बनी रहे, लोग भी नहीं फेंके कचरा, और निगम प्रशासन जिनकी भी जिम्मेदारियां हैं वो भी अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाएं। क्योंकि अक्सर मैं एक आम आदमी की जुबान बोलने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, कि अक्सर हम देखते हैं कि वीआईपी मूवमेंट होता है तो बहुत इमीडिएटली सफाई हो जाती है, कचरा उठ भी जाता है, ऐसे वो कचरा 2-2 दिन तक रखा रहता है। तो कभी कभी लगता है कि शायद उदासीन है हमारा प्रशासन उस काम को करने के लिए, लेकिन अब इमरजेंसी आई कि भाई उठाना ही पड़ेगा कि यहाँ पे तो अभी कोई पॉलिटिशियन आ रहे हैं या कोई अफसर आ रहे हैं, तब वो कुछ ही चंद मिनटों में भी साफ हो जाता है। तो उस चीज में भी साथ के साथ सुधार लाना, जैसे जनता की जागरूकता की जरूरत है वैसे ये सुधार लाना। देखिए, प्रशासन पे या हमारे नेताओं पर जी, हम बहुत जल्दी जिम्मेदारी डाल देते हैं कि ये हमारे पार्षद हैं, ये हमारे विधायक जी हैं, या ये प्रशासन की ये बॉडी है, इन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने वैसा नहीं किया। लेकिन सर्वप्रथम नागरिक, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
पहली जिम्मेदारी मेरी है कि मैं अपने घर के बाहर भी स्वच्छता कर दूंगा। बिल्कुल, मैं मेरे घर के बाहर स्वच्छता कर दूंगा, पूरा देश तो अपने आप ही अपने आप ही साफ साफ हो गया। बिल्कुल, ये बात मोदी जी ने कही थी और ये बात जो है बहुत लोगों के दिलों में बैठ चुकी है। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना घर अंदर से और बाहर से साफ रखना है। आपका 20 गज का फ्रंट है या 20 फीट का फ्रंट है, आपको सिर्फ उतना ही साफ रखना है। सबका पूरा देश, पूरा जयपुर साफ हो जाएगा, पूरा हिंदुस्तान साफ हो जाएगा। आप चूंकि जो कार्य करते हैं और इतने सालों से आप एक्टिव हैं, एक जननायक के रूप में आप जाने जाते हैं। जननायक जरूरी नहीं कि राजनीतिक जीवन वाले ही लोग हों। जननायक जो सामाजिक जीवन भी जी रहे हैं और एक अच्छी भूमिका अदा कर रहे हैं, एक सामाजिक भूमिका अदा कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि एक जननायक होने के नाते किस तरह के चैलेंजेस आते हैं? मतलब हर किसी इंसान की एक इच्छा होती है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरा एक अलग से नाम हो, कुछ भी ऐसा करूं। तो उन लोगों को जो सोचते तो है लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हैं, उनके लिए आपके क्या विचार हैं और उनको क्या सुझाव आप देना चाहेंगे कि आप इस राह पर जब प्रॉब्लम आती है तो किन किन चीजों का आपका ध्यान रखना है विशेष तौर पर? देखिए, जब भी कोई कार्य हम अच्छे के लिए करते हैं तो उसमें चुनौतियां तो आएगी ही। और अगर आप धरातल पे जाएंगे, अगर किसी भी परेशानी के धरातल में जाएंगे, आप उसकी जड़ तक जाएंगे तो आप पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी और परेशानियां मिली हुई है। अब उनको एक एक करके अलग अलग करना है और रोज एक परेशानी का समाधान करना है और फिर आगे बढ़ना है, तब तो हम उसके अंदर सफल हो सकते हैं। अन्यथा क्या होता है कि हम गए, अभी जैसे अभी हमारी चर्चा चल रही थी कि स्वच्छता के लिए प्रशासन का सहयोग, हमारे देश में जो लीडर हैं, पार्षद हैं, विधायक जी हैं, उन सभी के सपोर्ट की जरूरत है। तो उससे पहले एक मैं नागरिक के तौर पे मेरे पास क्या अधिकार है, मैं उनका इस्तेमाल करना उचित समझता हूँ। क्योंकि मेरे पास में जो अधिकार है, अगर मैं उनके प्रति जागरूक कर दूं लोगों को, तो अपने आप कार्य होने लग जाएगा। देखो, देश के संविधान ने सभी को उतनी पावर दी है, जो हमारी जुडिशरी के पास भी है, जो हमारे नेताओं के पास भी है, जो हमारे प्रशासन के पास भी है। एक आम नागरिक के पास में भी उतनी पावर है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है, इसकी जागरूकता की जरूरत है। वो जागरूकता कैसे मिल सकती है? वो हमारे द्वारा मिलेगी। हम कुछ ऐसे कार्यक्रम करें जो आप देखते होंगे आजकल इवेंट होते हैं कई तरीके के, तो उनके अंदर अभी चालू भी हो गया है कि जैसे नुक्कड़ नाटक होना है ना, ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं जिनके द्वारा इस तरह के अभियान चला के जागरूकता लाई जा रही है। कुछ अभी जैसा मैंने कहा कि हम लोग एक प्रोग्राम भी लेकर आ रहे हैं, एक अवेयरनेस का कोर्स भी लेकर आ रहे हैं, तो उसके अंदर भी होगा। तो ये सारी चीजें हम लागू करेंगे और ये बच्चों से शुरुआत करेंगे, स्कूलों से करेंगे। क्योंकि बच्चा जब स्कूल से घर जाता है तो वो घर आके बोलता है, अभी जैसे पापा ने फेंक दिया कुछ प्लास्टिक का कुछ कचरा, तो वो बच्चा घर आके, पापा यहाँ नहीं फेंकना था आपको, ये आप डस्टबिन में डालो। तो पेरेंट्स भी ये देख के खुश होते हैं, अरे बच्चा ये कहाँ से सीख कर आया, अच्छा कुछ नया कोर्स आएगा, ठीक है। तो इस तरीके के प्रोग्राम चलाएंगे। बहुत अच्छी बात है। जो कार्य आप कर रहे हैं वो वाकई में बहुत प्रशंसनीय है, लेकिन कोई अभी भी ऐसे 3 बड़े काम आपने सोच रखे हो जिनके बारे में आप सपना देखते हो कि ये काम मुझे और पूरे करने हैं? कोई 3 बड़े सपने अपने कार्य क्षेत्र को लेकर आपने कुछ सोच रखे हो तो प्लीज वो बताइए। जी, मेरा 3 नहीं, मेरा एक ही काम है जी, और वो आज भी पूरा नहीं हुआ पूरे देश में। शिक्षा पूरी तरह से देश में नहीं पहुंची। अच्छा। और मेरा सबसे पहला कार्य ये रहेगा कि शिक्षा को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाना। जी। क्योंकि हमारे देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी भी कहते थे, शिक्षा वो शेरनी है जिसका दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बिल्कुल सही बात। तो शिक्षा पहुंचा दी ना तो आधी समस्या तो आपकी खत्म ही हो जाएगी। तो शिक्षित करना आपका सबसे बड़ा सपना है। जी बिल्कुल। एक जन को सबसे ज्यादा खुशी आपको जीवन में कब हुई? कोई संस्मरण हमारे साथ शेयर करना चाहें? ये मैं आपके निजी जीवन नहीं, आपके प्रोफेशनल जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कार्य आप कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी, कभी भी किसी असहाय की मदद करते हैं तो मैं एक खुद की बता रहा हूँ।
अपने ऊपर बीती हुई, आप बीती बात बता रहा हूँ कि कभी भी मैंने किसी की मदद की तो जितना खुश मैं मंदिर जाके प्रार्थना करके या कोई भी ऐसा कार्य करके नहीं हो पाता, उतना खुश उस समय हो जाता। क्योंकि वो मदद करने के बाद जो सामने वाले के चेहरे पे खुशी होती है ना, वो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी अंतरात्मा सीधे परमात्मा से बात कर रही है। उस समय वो जो क्षण होता है वो बहुत अलग होता है। बिल्कुल सही बात कही। और इसी पे एक बात भी कही हुई है कि मंदिर और मस्जिद जरा दूर है, चलो आज किसी प्यासे को पानी पिला दिया जाए। चलिए आखिरी सवाल की तरफ आते हैं और आपके प्रेरणा स्रोत के बारे में हम जानना चाहेंगे। किन्हें आप प्रेरणा स्रोत मानते हैं अपने जीवन में, किस व्यक्तित्व को आप मानते हैं और उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, मैं शुरू से भगत सिंह जी को पढ़ता आया। अब भगत सिंह जी को लेके लोग ये सोचते हैं वो क्रांतिकारी थे, उनका जो वे था वो एक क्रांति का जरिया था, लेकिन नहीं, उन्होंने जो किताबें लिखी है अगर आप उन्हें पढ़ेंगे और उनके सपनों के भारत को पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत आगे का भारत बताया। जी। और गहराई वाली बात बता दूं, उन्होंने एक ऐसा भारत सोचा था जहां जातिवाद ना, जहां सभी लोग समानता से रहें। अगर मुझे कभी मौका मिला ना तो मैं सबसे पहले जातिवाद को खत्म करूंगा, क्योंकि ये देश को आगे बढ़ने से जो रोक रहा है ना, वो दीमक यही है। सब लोग अलग अलग हिस्सों में बढ़ गए हैं, अपने समाज का अपना स्वयं सोचने लग गए। कोई ये नहीं कहता कि मैं भारतीय हूं, सब अलग अलग अपना जाति बताते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपने हमारी बातचीत की शुरुआत में ही कहा था कि भाई मैं कोई चुनाव ना तो मैं लड़ा हूं और ना ही मैं चुनाव कोई लड़ूंगा, लेकिन हमारी एक मंशा होती है कि राजनीति में कुछ बदलाव होने चाहिए, कुछ पॉजिटिव चेंजेस होने चाहिए। तो कौन से वो पॉजिटिव चेंजेस हैं जो आपको लगता है कि होने चाहिए राजनीति में? उन चेंजेस के बारे में तो आप सोचते होंगे। देखिए, वर्तमान में जैसे कि अभी मुझसे पूर्व वक्ता में ये कहा कि सबसे ज्यादा जरूरत देश को वन नेशन वन इलेक्शन की है। ये बात सत्य है, क्योंकि ये जिस दिन हो जाएगा ना उसमें 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, अभी देश का आप ये समझ लीजिए कि 60% जो बजट है वो इलेक्शन में चला जाता है। बार बार इलेक्शन होना और फिर वो आचार संहिता लग जाना, फिर वो कार्य जो हो रहे थे वो रुक जाना, तब पता चलता है कि अब दूसरी सरकार आ गई। फिर वो दूसरी सरकार क्या करती है, पहले वाली सरकार की योजनाओं को रोक देती है, कुछ खुद की नई चालू कर देते हैं। तो बहुत सारा नुकसान होता है और वो नुकसान जनता का स्वयं का है। फिर जनता क्या करेगी कि उसको लागू कराने के लिए आंदोलन करेगी। आंदोलन में भी वो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, बस जला देंगे, ट्रेन जला देंगे, फैक्ट्री उखाड़ देंगे, कुछ कर देंगे। तो उन्हीं के पैसों का होता है, जनता का ही पैसा हो। हाँ, और उसी में सरकारी मशीनरी तो लगी रहेगी। इसलिए क्या ये जब ये लागू हो जाएगा ना तो 90% जो समस्या है खुद ही सॉल्व हो जाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चेंज आप देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो है ये हो जाएगा। वर्तमान में इसकी बहुत जरूरत है। इसकी बहुत जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपका कैसा अनुभव रहा जननायक कॉन्क्लेव 2025 में यहाँ पधारने पर, वो भी हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ शेयर करें। जी, फोकस भारत में ये मेरा पहला कार्यक्रम है और मैं पूरी फोकस भारत की टीम का अभिनंदन करता हूँ कि मुझे सौभाग्य प्राप्त कराया कि मैं यहाँ आ सकूँ और इतने अच्छे अच्छे लोगों के बीच में मैं बात कर रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच राहुल, थैंक यू। नमस्कार।